हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्सेल के ऑप्शंस रिलेटेड। सर स्टूडेंट्स, एक्सेल ऑप्शंस का हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कई बार एक्सेल की कोई फीचर मान लो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, वर्क नहीं कर रही, तो हम एक्सेल ऑप्शंस में जाके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने एम एस वर्ड में भी किया था, एम एस वर्ड ऑप्शंस में जाके। तो स्टूडेंट ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैसे हम इसको ओपन करेंगे, कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑफिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ऑफिस बटन पे क्लिक करते जो मेनू आता है, इस मेनू के लास्ट में यहाँ पर आपको मेनू के लास्ट में ही यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेल ऑप्शंस। एक्सेल ऑप्शंस, ठीक है स्टूडेंट। तो हम एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला वाला जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में पेन आता है, लेफ़्ट साइड का जो पेन है इस डायलॉग बॉक्स में, वो है पॉपुलर। उसमें सबसे ऊपर है पॉपुलर। पॉपुलर पे क्लिक करके जब हम पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। हम यहाँ से अपने ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक बार इसको पढ़ लें, फिर हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। वो कह रहा है क्लिक ऑन पॉपुलर टैब ऑन द लेफ्ट पेन, क्लिक ऑन एडिट कस्टम लिस्ट। हाँ स्टूडेंट्स, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हम पॉपुलर टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आता है एडिट कस्टम लिस्ट। ये हमने किया था। एडिट कस्टम लिस्ट में हम अपनी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, जिसे फिल सीरीज करते टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जनवरी लिखते हैं और फिल हैंडल से ट्रैक करते हैं, फरवरी मार्च अपने आप आ जाता है। हम संडे मंडे को ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी कोई नाम वगैरह कोई लिस्ट भी कस्टम लिस्ट में जाके ऐड कर सकते हैं। हम ये टॉपिक कर चुके हैं, आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एम एस वर्ड सीखना चाहते हो या एक्सेल सीखना चाहते हो तो वीडियोस स्टार्टिंग से एंड तक देखें, ठीक है। जैसे मैंने एम एस वर्ड के भी चैप्टर वाइज मैंने बना रखे हैं वीडियोस, तो आप चैप्टर वाइज ही उन्हें देखें। अगर आप बीच में से किसी वीडियो को छेड़ लोगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन आओ। अगर आप न्यू हो तो, अगर आप पहले से सीखे हुए हो, कुछ खास सीखना है तो मतलब वो मैटर नहीं करती वो चीज़। लेकिन अगर आप एक न्यू यूज़र हो, आपको नए तरीके से सीखना है, तो चैप्टर 1 से सीखना स्टार्ट कीजिए। पहले चैप्टर 1 सीखिए, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, इस तरीके से सीरीज में, ठीक है। और हर एक वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुनिए। ये नहीं कि आपने बीच में काट दिया। बीच में काट दिया तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। तो खैर, हम एक्सेल ऑप्शंस कर रहे थे और एक्सेल ऑप्शन में मैंने आपको पॉपुलर टैब में एडिट कस्टम लिस्ट के बारे में बताया था कि हम कैसे करते हैं। आगे पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। क्लिक ऑन पॉपुलर टैब ऑन द लेफ्ट पेन, क्लिक ऑन एडिट कस्टम लिस्ट टू ऐड और एडिट कस्टम लिस्ट। हम कस्टम लिस्ट को ऐड और एडिट कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट स्टैंडर्ड फॉन्ट, फॉन्ट साइज, व्यू and number of sheets in a workbook etc. Maximum sheets in a workbook can be 255. स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जब हम स्टार्टिंग में पहली बार एक्सेल की कोई शीट खोलते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो फ़ॉन्ट हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे हमने अपने सिस्टम पे एम एस एक्सेल को खोला, एक शीट खुली, उस शीट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट है, कौन सा फ़ॉन्ट वो यूज़ करेगा, वो फ़ॉन्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रखा है बॉडी फ़ॉन्ट, आप ये फ़ॉन्ट बदल भी सकते हो। इसके बाद क्या होगा, जब आप ये फ़ॉन्ट बदल दोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप एम एस एक्सेल की किसी शीट को खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है उसमें वो दिखाएगा आपको। फ़ॉन्ट साइज आप बाय डिफ़ॉल्ट दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वाले यहाँ चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ॉन्ट साइज यही रहेगा। एक एक्सेल शीट पे फ़ॉन्ट का नाम यही रहेगा। डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू शीट्स, नॉर्मल व्यू, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। आप चाहते हो कि जैसे कोई आपने एक्सेल की फ़ाइल खोली तो उसका जो व्यू है वो चेंज हो जाए। एक न्यू वर्कशीट के लिए बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने एक एक्सेल में एक वर्कबुक खोली, उसमें एक वर्कशीट खुलेगी, तो उस वर्कशीट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू रहेगा। आप चाहो तो ये व्यू प्रिंट लेआउट कर सकते हो, ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू रहता है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन में जाके। इंक्लूड दिस मैनी शीट्स, ये कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट रहनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स ही होती हैं। तो जहाँ पे हमने 3 सेलेक्ट करके, आप चाहो तो बढ़ा या कम ज़्यादा कर सकते हो उसको। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम
आपके सिस्टम में कोई भी वर्कबुक खोलता है तो उसमें उतनी ही शीट उसको दिखाई देंगी। स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे ऑप्शंस में पहली बार आपको मिलेगा वो सारा बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर आपने नया नया एम एस ऑफिस इंस्टॉल किया है तो आपको जो भी चीज़ें इसमें मिलेंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट होंगी। आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई होती है ना वो बेस्ट होती हैं। चेंजेस करने के बाद दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो खैर, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलर टैब के नीचे हमारे पास जो दूसरा टैब है वो है फॉर्मूलस। फॉर्मूलस से रिलेटेड है स्टूडेंट्स ये, और इसमें हमने ये पढ़ा था वर्कबुक कैलकुलेशंस के बारे में, जिसमें ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन की बजाय मैनुअल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपने पीछे वाले वीडियो में देखा था क्या प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था फार्मूला हर के। मुझे मैनुअली हर एक का फार्मूला कैलकुलेट करना था, वो रेफरेंसिंग नहीं ले पा रहा था। तो ये ऑटोमेटिक ही रहना चाहिए, सबसे बढ़िया है। बाकी कुछ इसमें ज़्यादा छेड़ने का है नहीं, फिर भी मैं कुछ जो मेन पॉइंट है वो बता सकता हूँ। जैसे ये लिखा है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। स्टूडेंट, जनरली हम पहले कॉलम नेम लेते हैं फिर रो नंबर लेते हैं, लेकिन अगर आप R1C1 रेफरेंस स्टाइल लोगे तो आपका रेफरेंसिंग चेंज हो जाएगी। आपको कॉलम नेम रो नंबर की बजाय अलग से लिखना पड़ेगा। पहले आपको रो नंबर देना पड़ेगा, फिर कॉलम नंबर देना पड़ेगा। मतलब 1C1A बहुत गलत हो जाएगा आपकी ये। तो बाय डिफ़ॉल्ट वाली जी चीज़ें, मैंने वही कहा है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें होती हैं ना वो बेस्ट होती हैं, उनको चेंज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट। आप देखते हो कि जनरली जब आप फॉर्मूला लिखते हो, कई बार हमने ब्रैकेट लगानी छोड़ दी लास्ट में और सिंपली कर दिया, तो वो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लगा देता है। ऐसे इसलिए लगाता है कि फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट वाला ऑप्शन हमने यहाँ पे चेक कर रखा है। ठीक है, यूज़ टेबल नेम इन फॉर्मूलाज, देखो ये चेक नहीं है। अगर चेक कर दिया ना तो फॉर्मूला लगाते वक्त हमें साथ में टेबल का नाम भी देना पड़ेगा। पहले टेबल का नाम डिफ़ाइन करना पड़ेगा, डिफ़ाइन नेम में जाके फिर फॉर्मूला। तो गलत है ये चीज़, बहुत गलत हो जाएंगी, हमें ये चीज़ नहीं करनी। यूज़ गेट पीवट डाटा फंक्शंस फॉर पीवट टेबल रेफरेंस। जब हम पीवट टेबल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज को उठा लेता है। ठीक है, अपने आप फॉर्मूला क्रिएट कर देता है, तो हमें ये नहीं हटानी चाहिए, ये ठीक है बहुत चीज़ें। बैकग्राउंड एरर चेकिंग ऑटोमेटिकली करता रहता है, इनेबल्ड रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हमें नहीं करनी। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट है। फॉर्मूलाज टैब के नीचे हमारे पास आता है प्रूफिंग टैब। प्रूफिंग टैब जनरली आपका ग्रामर से रिलेटेड है, डिक्शनरी से रिलेटेड है। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं बताता, क्योंकि MS वर्ड तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बताता है। MS एक्सेल सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स बता सकता है आपका। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सारे टूल हैं, हमने ये सारे चेक बॉक्सेज हैं, हमने MS वर्ड में भी पढ़ा था इनके बारे में। जैसे इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, अगर मैं सारे वर्ड्स अपर केस में लिख देता हूँ तो उनको इग्नोर कर दे, मतलब उसकी स्पेलिंग चेक ही ना करे। ठीक है, अगर मैंने ये कर दिया तो अपर केस वाले लेटर्स को इग्नोर कर देगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, वैसे चेक होना चाहिए। इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स, ऐसे वर्ड्स जिनमें नंबर आए उनको इग्नोर करना पड़ेगा। देखो आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो, सारा इजी लिखा हुआ है। इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस, आपने कोई इंटरनेट एड्रेस या फाइल एड्रेस दे रखा है उसे इग्नोर करे, वो मतलब उसमें कुछ एरर दिखाने की कोशिश ना करें, इस टाइप से। फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स, कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको अलग से वो फ्लैग ना करे, मार्क ना करे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे वैसे MS वर्ड में तो काम ज़्यादा है, एक्सेल में हमें इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट्स प्रूफिंग टैब में ही हमारे पास एक बटन है, लिखा होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। इस ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप से हमारे पास बॉक्स आ जाता है, जिसमें हमारे पास अलग अलग चेक बॉक्सेस हैं। जैसे पहला चेक बॉक्स है शो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस बटन्स। ठीक है, हमें ऑटो करेक्ट के ऑप्शन बटन दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए, आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, कई बार हम टाइपिंग करते वक्त पहले 2 कैपिटल लिख देते हैं, पहले 2 लेटर कैपिटल लिख देते हैं, तो ये सिर्फ पहले लेटर को कैपिटल रखेगा, बाकी सभी को स्मॉल कर देगा। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, अगर मैं गलती से टाइप करते वक्त सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल रखना भूल गया तो ये ऑटोमेटिकली उसको कैपिटल कर देगा। नेम्स ऑफ डेज कैपिटल कर देगा, क्या पहला लेटर कैपिटल कर देगा। जैसे मैंने संडे लिखा स्मॉल लेटर्स में तो ऑटोमेटिकली संडे का पहला लेटर एस जो है कैपिटल आ जाएगा, मंडे का पहला लेटर कैपिटल आ जाएगा, इस तरीके से। कैप्स लॉक का गलती से हम कई बार गलत यूज़ कर लेते हैं कि जहाँ पे मुझे
अपर केस करना था मैंने स्मॉल कर दिया, और यहाँ पे स्मॉल करना था मैंने अपर कर दिया, तो वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। अच्छा, कई बार हम गलत स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कर देते हैं, तो मिस स्पेल वर्ड्स को भी ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। उसके लिए रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, ये मेरा चेक बॉक्स ऑन होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे जैसे अगर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा ब्रैकेट, फिर लिखा सी, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया, जैसे ही स्पेस बार प्रेस करूँगा तो वो कॉपीराइट का सिंबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये एक्सेल आपके लिए कर देगा। ऐसे ही आप ब्रैकेट लिखोगे, आर लिखोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, तो रजिस्टर्ड का सिंबल आपके लिए ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऐसे ही कई बार हम स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं, जैसे ये नीचे बता रखा है, मैंने लिखा ABBOUT, जल्दी जल्दी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मैंने ABBOUT लिख दिया, जैसे मैं स्पेस पर प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली अबाउट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिस स्पेल्ड वर्ड्स इसके अंदर हैं जो हम जनरली गलती करते हैं टाइपिंग मिस्टेक्स में, टाइपिंग करते वक्त, फास्टली टाइपिंग करते वक्त हम गलती कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देगा। तो ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपके इसके लिए है। नेक्स्ट, इसी लेफ्ट पेन में मेरे पास अगला टैब है सेव का। तो इसमें है सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो फाइलें सेव करते हैं वो मेरी एक्सेल वर्कबुक में ही सेव होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन में जाके कोई और ऑप्शन ले लेता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एक्सेल में कोई भी फाइल सेव करोगे तो वो एक्सेल वर्कबुक में सेव ना होके हमेशा उसी फॉर्मेट में ही सेव होगी। ठीक है, तो सेव ऑटो रिकवरी ऑप्शन एवरी 10 मिनट्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप इस चेक बॉक्स को ऑन करते हो और यहाँ पे टाइमिंग दे देते हो, तो हर जो भी आपने टाइम दिया हुआ है, हर उस टाइम के बाद आपकी फ़ाइल को ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा, अगर आप सेव नहीं भी करते तो ये हर 10 मिनट्स बाद, यहाँ पे मैंने 10 लिखा हुआ है जैसे, तो हर 10 मिनट्स बाद आपकी फ़ाइल को सेव करता रहेगा। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि किसी कारण से मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका सिस्टम बंद हो जाता है, एकदम लाइट चली गई या कुछ हो गया, UPS नहीं था, तो ऑटो रिकवर किया जा सकता है आपकी फ़ाइल को। ठीक है, क्योंकि ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो इस लोकेशन पे रहती है। अगर किसी कारण से मतलब बिजली चली गई या कुछ हो गया, लाइट चली, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपकी फ़ाइल की लोकेशन जो है ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, वो लोकेशन हमने बता रखी है यहाँ पे, किस लोकेशन पे जाके आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो जैसे ही हम अगली बार फाइल को ओपन करते हैं, मान लो किसी कारण से फाइल बंद होगी, लाइट चलेगी, अगली बार जब हम फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ऑटो रिकवर का ऑप्शन आएगा। अगर मैं उसको ओके कर दूंगा तो मेरी फाइल दोबारा रिकवर होके आ जाएगी, अगर मैंने इस चेकबॉक्स को ऑन किया हुआ है तो सिर्फ तभी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें नीचे एक चेकबॉक्स हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है डिसेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस वर्कबुक ओनली। अगर आपने एक पर्टिकुलर वर्कबुक के लिए ऑटो रिकवर के ऑप्शन को डिसेबल करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप वर्कबुक को सिलेक्ट कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे sample.xlsx को किया हुआ है, और नीचे डिसेबल वाला चेकबॉक्स है, इसको ऑन कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा कि ये डिसेबल कर देगा इसके लिए ऑटो रिकवर का ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, सेव के बाद हमारे पास अगला जो टैब आता है वो है एडवांस का टैब। क्लिक ऑन एडवांस टैब, इट शोज एडिटिंग ऑप्शन है। यहाँ पे हमें कुछ एडिटिंग के ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, डायरेक्शन मैंने लिखा हो डाउन। हम किसी भी हम सेल्स में एंट्री कर रहे हैं, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे स्प्रेडशीट में हम एंट्री कर रहे हैं, मैंने नेम फील्ड में मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैंने लिखा मुकेश शर्मा। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो मेरा जो सेल पॉइंटर है वो डाउनवर्ड नीचे नीचे जाएगा जैसे जैसे मैं एंटर करूँगा। लेकिन यहाँ पे डाउन की जगह मैं राइट कर देता हूँ तो मेरा सेल पॉइंटर डाउन जाने के बजाय राइट जाता है, जो कि ठीक नहीं है, डाउन ही जाना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो ऑटोमेटिकली इंसर्टेड डेसिमल पॉइंट, कोई भी नंबर लिखते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डेसिमल प्लेस 2 तक दे दे। अगर मैं इस चेकबॉक्स को ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हर नंबर में 2 डेसिमल प्लेस आ ही जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जहाँ पे मुझे 2 डेसिमल प्लेस जाना है तो मैं खुद ले लूँगा, तो मैंने इस चेकबॉक्स को ऑन ऑफ कर रखा है। इनेबल फिल हैंडल, आप देखते हो कि आपके सेल पॉइंटर के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक बॉक्स होता है जिससे हम सीरीज को फिल करते हैं। अगर मैंने ये वाला चेक बॉक्स को ऑफ कर दिया तो वो बॉक्स मुझे नहीं मिलेगा, मैं सीरीज को फिल नहीं कर पाऊंगा फिल हैंडल की हेल्प से। ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है मेरे आपके लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? जनरली आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक का भी यूज़ करते हैं। एक तो हम कट पेस्ट कर देंगे, मुझे एक टेबल में से कुछ डाटा को कट करके अलग से पेस्ट करना है तो मैं कट पेस्ट कर दूंगा, वो भी एक मूव की तरह ही काम करेगा। नहीं तो एक ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक क्या होती है,
आपकी जो टेबल है, आपने अपनी टेबल को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप क्या करोगे, आपको जो माउस पॉइंटर है उसको पहले तो आप टेबल सेलेक्ट कर लोगे, अपने माउस पॉइंटर को उस टेबल के जो बाउंड्री है उस पर लेकर जाओगे, जो आपने सिलेक्शन कर रखा है उसकी बाउंड्री पे लेकर जाओगे। जब आपको लगेगा कि आपका जो माउस पॉइंटर है, क्योंकि वैसे तो माउस पॉइंटर एक्सेल में रहता है एक थिक प्लस की तरह रहता है। एक्सेल में जब आप अपने माउस पॉइंटर को घुमाते हो तो वो एक थिक पॉइंटर की, वो एक थिक प्लस साइन की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को उस सिलेक्शन की बाउंड्री पे लेकर जाओगे तो वो एरो वाले पॉइंटर में आ जाएगा, जैसा कि मोस्टली माउस पॉइंटर की शेप होती है, एरो वाले पॉइंटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उस टाइम पे आप अपने माउस पॉइंट वो बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करोगे उसको और दूसरी लोकेशन पे रख दोगे, तो आपकी टेबल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी। इस टेक्निक को बोलते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर ये वाला ऑप्शन आपका ऑफ है तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं कर सकते, तो ये ऑन रहना चाहिए। अलो एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स, हम सेल्स में डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं डबल क्लिक करके या कुछ करके। लेकिन अगर ये ऑप्शन हटा दे तो आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूला बार पे करना पड़ेगा, सेल पे आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारी कमांड्स हैं, मतलब जो हर एक उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको छेड़नी, जो है वो है, ठीक है। आपका एडवांस टैब में ही एडिटिंग वाले ऑप्शंस के नीचे अगर चले जाओ तो ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये आगे देखते हैं ये डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। अगर शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हमें कितने दिखाने चाहिए, मतलब कितनी वर्कबुक हमारी एक टाइम पे ओपन हो सकती है, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 17 कर लिया तो 17 वर्कबुक आपकी उस लिस्टिंग में रहेंगी, उससे ज़्यादा वर्कबुक होते ही वो ओवरराइट होते रहेंगी, ठीक है। अच्छा, शो ऑल विंडोज़ इन द टास्क बार, आप जितनी भी फाइलें खोलते हो सारी टास्क बार पे शो करता है, जो विंडो का टास्क बार होता है जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है आपका वो टास्क बार होता है। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन हटा दिया तो सारी विंडो ना शो करके सिर्फ एक ही विंडो रहेगी जो कि एक्सेल वाली विंडो होगी। अपने इस ऑप्शन को करके देखना है अगर आप चाहे तो। शो फार्मूला बार को ऑन या ऑफ करके देख सकते हो। शो फंक्शन स्क्रीन टिप्स, हम कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसे मैं सम फंक्शन लिख रहा हूँ, एवरेज लिख रहा हूँ, इफ़ लिख रहा हूँ, वी लुकअप लिख रहा हूँ, तो आप देखते हो कि उसके साथ स्क्रीन टिप्स आती हैं। अगर आप उन स्क्रीन टिप्स को ऑफ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑन होती हैं। चार्ट एलिमेंट्स ऑन हावर, हावर क्या होता है, हावर का क्या मतलब है, जब आप अपने माउस पॉइंटर को किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टूल के ऊपर लेकर जाते हो, ठीक है, उसको हावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम कर सकते। अच्छा, ऐसे ये है, हमें कमेंट कब चाहिए, कमेंट या इंडिकेटर में चाहिए नहीं तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर मुझे चाहिए तो मैंने लिख रखा है इंडिकेटर्स ओनली एंड कमेंट्स ऑन ओवर, मतलब जब आप माउस पॉइंटर को किसी पर्टिकुलर सेल पे लेकर जाएंगे ओनली तभी ही वो हमें कमेंट शो करे, ठीक है। और अगर मैंने कमेंट एंड इंडिकेटर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो हमेशा वो ऑन ही रहेंगे। इसी तरीके से ये शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को ऑफ या ऑन कर सकते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार को ऑन ऑफ कर सकते हैं। शीट टैब्स आते हैं नीचे, अगर मैं उनको ऑफ करना चाहूँ तो उनको भी ऑफ किया जा सकता है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, मालूम नीचे मुझे शीट टैब नज़र नहीं आ रहा, वो कन्फ्यूजन बढ़ गया, ये क्या हो गया, एक्सेल में तो शीट टैब आते ही हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगे ना जो आपने कभी देखी ही नहीं, मतलब अलग सा लग रहा है कुछ एक्सेल, तो सीधा आप एक्सेल ऑप्शंस में चले जाना और वहाँ पे आप देख लेना डिस्प्ले में जाके कि क्या चीज़ थी जो नज़र नहीं आ रही। तो शीट टैब्स को हम वहाँ पे जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे रो एंड कॉलम हेडर्स भी हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। एक इसमें है शो ए जीरो इन सेल्स दैट हैव जीरो वैल्यू, शो ए जीरो इन सेल्स दैट हैव जीरो वैल्यू। कई बार क्या आता है हमारे फार्मूले में या वैल्यू हम जीरो डाल देते हैं, तो वो जीरो को शो करना चाहिए या नहीं। अगर मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया ना, इस चेकबॉक्स को ऑफ कर दिया और मैं कहीं पे जीरो डाल रहा हूँ तो वो जीरो दिखाएगा नहीं, उसको उस सेल को ब्लैंक छोड़ देगा। और अगर इसको ऑन कर रखा है तो जीरो का मतलब जीरो ही दिखाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही ये शो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो ग्रिड लाइन्स होते ही हैं आपकी स्प्रेडशीट पे, जिससे हमें पता चल जाता है कि सेल की बाउंड्री क्या है। अगर ग्रिड लाइन्स नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, आपने इन ऑप्शंस को देखना है एक बार, और मतलब वैसे आप ना छेड़ोगे ज़्यादा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन आप देखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि
कई बार करता है हम ज़्यादा कुछ छेड़ लें तो बाद में दिक्कत बन जाती है, हम समझ नहीं पाते क्या छेड़ लिया था हमने, क्या गलती होगी। ठीक है, तो जो छोटी मोटी गलती रहती है वो मैंने आपको बताई थी। जैसे कैलकुलेशन में जनरली क्या होता है कि मैनुअल कैलकुलेशन हो रही है, रिफरेंसिंग नहीं हो पा रही, तो हम ऑटोमेटिक कर देंगे। इसी तरीके से मेरे जो सेल्स हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहे, तो मैं उसको ऑन कर दूंगा। फील हैंडलिंग से सीरीज डाउनवर्ड सीलिंग वो सीरीज फिल नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ पे फील हैंडल नहीं मिल रहा, तो उसको ऑन कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपका मुझे प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और भी बढ़िया वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।